नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में फ़िलहाल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन उस पर कहीं खुशी है तो कहीं कंट्रोवर्सी है, कहीं गम भी है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। खत्री जी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल भी हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन आज क्या स्थिति है 24 घंटे बाद? काफ़ी एलिगेशन भी लग रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी भी कुछ लोगों के, अपक्ष वालों को नहीं छोड़ दिया गया ऐसे ही। तो क्या करेंगे, इस पर ज़रा विश्लेषण कीजिए अपना। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को जी इस मंत्रिमंडल में जो दागी मंत्री हैं तथाकथित दागी, उनके बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस आदमी को जेल में डाला गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है एक बड़े स्कैम में, जिसके अंडरवर्ल्ड से संबंध है करके जिसको अंदर डाला है, उसको मंत्रिमंडल से निकालने के लिए आखिर तक इनकार किया। नवाब मलिक को मंत्री रखा ना उन्होंने, आज तक नहीं निकाला, जेल में था, फिर भी मंत्री रखा है। अभी आप किस मुंह से बात करते हैं कि ये दागी है? आपने को दागी तो आपने मिनिस्ट्री से नहीं निकाला और आप बोल रहे हैं इनको लो मत। क्या विटंबना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो देशमुख है, अनिल देशमुख, वो अंदर उनको उठा के अंदर पटकने तक पवार साहब दिल्ली से लेके मुंबई से लेके पुणे तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते रहे, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते रहे, उनके बारे में गलत फहमी आ रही, ये आ रहा है वो रहा है बोलते रहे। जब उनको बिल्कुल अंदर ही डाल दिया और एक के पीछे एक उनके गुनाह की लाइन लग गई, तब जाके उन्होंने उनका साइड लेना बंद किया। और वो बंद करना यहाँ तक गया कि जब मोदी साहब को मिलने गए तब उन्होंने इन दोनों का जिक्र तक नहीं किया और संजय राउत को प्रोटेक्शन दो करके बोल के आए। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल था, शिवसेना का भी था, वो भी 40-42-39 लोगों का था। तो उसमें अभी आज पेपर में ही पढ़ा मैंने, कि मेरी मन की बात नहीं बोलाऊँ, इनमें ये जो नया मंत्रिमंडल आया है जिसमें ये 18 और 2 20 लोग हैं, ये 20 में से 8 लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ एलिगेशंस है, मतलब क्रिमिनल चल रही है उसमें, सभी प्रकार के गुनाह जिसको बोलते हैं वो हैं। मगर ठीक है, चलो इनमें 8 लोगों पर ये है गुनाह रजिस्टर्ड है। मगर इसके पहले का जो मंत्रिमंडल था जिसके शीर्षस्थ नेता अपने उद्धव जी थे, उसमें 14 लोगों के खिलाफ सेम टू सेम एलिगेशन पुलिस FIR में रजिस्टर्ड और कोर्ट में केसेस चल रही है। बाबा रे, जब तुम्हारे 14 मंत्रियों के खिलाफ केसेस चल रहे थे तब उनको मंत्रिमंडल में लिया तुमने। और इतना ही नहीं, तुम बोले कि वो राजनीति से प्रेरित एलिगेशन है और गुनाह रजिस्टर किए गए, तो तुम्हारे बारे में बोल सकते हो, तो ये इनको लागू नहीं होता है? इनको भी लागू होता है भाई राजनीति। अभी देखो वो अपना औरंगाबाद का मुस्लिम नेता अब्दुल सत्तार, तो उसके बारे में 2 दिन पहले आता है, 2 दिन पहले। अभी कल मंत्रिमंडल का शपथ विधि है, तो आज मीडिया में बराबर वो लीक किया जाता है कि इसकी बेटियों का प्रॉब्लम है, ये 4 है, वो है। उसमें यहाँ तक जाता है कि जो बेटा उसको परीक्षा में बैठा ही नहीं, उसको भी उसमें डाल दिया उसका नाम, और वो बाद में निकला कि वो किसी और इसका बेटा था। तो ये ऐसे आरोप करना, ये राजनीति यही होती है, तो उसमें कोई ये नहीं। मगर मेरे को आश्चर्य इस बात का लगा कि जो राठौड़ हैं उनके बारे में ऐसा है कि जब इनका ही मंत्रिमंडल था महाआघाड़ी का, तो पुलिस ने उसकी चौकसी की थी। राठौड़ को क्लीन चिट किसने दी? नहीं, संजय राठौड़ को क्लीन चिट किसने दी? ये एकनाथ ने दी, इसने दी, फडणवीस ने दी? नहीं, महाविकास आघाड़ी ने दी ने बाबा। आपने ही बोला कि वो निर्दोष है, उसका कोई लेना देना नहीं। अब ये उन्होंने दिया हुआ सर्टिफिकेट अब ये सरकार नहीं माने और उनको बाहर रखे, ये ऐसा कोई हो सकता है? एकनाथ जी ने सही कहा कि भाई उनको तो क्लीन चिट मिली है और वो आपकी सरकार ने दी है,
और उस समय सर मैं आपको बोलता हूँ कि उद्धव जी ने संजय राठौड़ के लिए जब उनके समाज के बंजारा समाज के महात्मा वगैरह सब मिले तो प्रॉमिस किया था कि अगले एक्सपेंशन में मैं 100% लेता हूँ, तो बैक लूँगा। हाँ, मतलब मंत्रिमंडल में ले लूँगा। तो उस समय चलता था, इसको राष्ट्रवादी को चलता था, कांग्रेस को चलता था। अभी वो जो सब उनकी लीडर ये कर रहे हैं, उस समय उनको राठौड़ को आक्षेप नहीं। अभी वो शिंदे साहब ने लिया करके आप आक्षेप ले रहे। वही बात है दीपक केसरकर के बारे में। अभी दीपक केसरकर को पेपर वाले क्या पुड़ियाँ छोड़ते रहते, उन्होंने बोला कि वो राणे के खिलाफ बोला करके इन्होंने विरोध किया बीजेपी ने कि उसको मत लो। भाई राणे के खिलाफ वो बोला और दूसरा एलिगेशन उसके ऊपर ये रहा कि उसने उद्धव और इनके बारे में सॉफ्ट भूमिका ली, ये भी उसके ऊपर दूसरा आरोप हो गया। अभी ऐसा है कि सॉफ्ट भूमिका तो एकनाथ जी भी लेते हैं। उन्होंने कभी उद्धव जी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। कर सकते थे। देखो मेरी और शिंदे साहब की जब एक ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लंबी 2-3 घंटे हम लोग बातें करते रहे, तब मैंने उनको कुछ किस्से सुनाए, उन्होंने भी मुझे कुछ सुनाए और बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम दोनों अपना मुंह बंद रखें तो अच्छा है, क्योंकि आखिर में ये ठाकरे फैमिली है जो महाराष्ट्र की एक जैसे पवार फैमिली है, उनका एक रिस्पेक्ट है, एक प्रतिष्ठा है और वो बरकरार रहना और उसके लिए कोई गलत मैसेज लोगों में नहीं जाने देना। सत्य कुछ भी हो, वो सत्य को रिवील नहीं करना ही एक शोभा देता है। और वो बोले कि आप भी मत बोलो, मेरे को भी बोलो। ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं उसमें से कुछ मुझे भी मालूम थी। मैं जो बोल रहा हूँ शायद आपको भी मालूम होगी, मगर ठाकरे फैमिली को हम कभी भी बदनाम नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकली उनको अपोज करेंगे। उस समय तो ये बंड हुआ भी नहीं था, वो बोले उनको अपोज करते हैं, वो मेरे इसमें हस्तक्षेप करते हैं, अनिल परब को अहमियत देते हैं, मेरे को फ़ोन आते हैं मातोश्री से ये काम करो नहीं करो, मेरे कॉन्ट्रैक्टर परस्पर बदली किए जाते हैं, मेरे ऑफिसर बदली किए जाते हैं, मेरे टेंडर छीन लेते हैं डिपार्टमेंट के। तो बोले अन्याय तो कर रहे हैं मेरे को, फिर छोटी छोटी चीज़ों में दिखाएंगे कि भाई आई डोंट केयर फॉर यू। वो बातें वो बोलेंगे मगर ये नहीं बोलेंगे। तो इसने ऐसा क्या किया कि उसने सॉफ्ट ठाकरे के बारे में, ठाकरे जी के बारे में बोला। ठीक है ना, सब बोल रहे हैं। और देखो एक चीज़ छोटी सी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, आप ज़्यादा ताव में आके, जोश में आके बोल देते हैं, वो कैसा बैकफायर होता है। देखो कि उद्धव जी ने बड़े ताव से बोल दिया कि आप में अगर हिम्मत है तो बाला साहब का नाम लेना बंद करो, बाला साहब मेरे पिता हैं। अभी उसके ऊपर तो हमने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, शाहू साहब है, फुले साहब है, ये सब वे दुनिया के नेता हैं, महापुरुष है। वो किसी महापुरुष सत्पुरुष को ऐसा अपने पिताजी के नाम पे आप लिमिट नहीं कर सकते। वो तो हमने ऑब्जेक्शन लिया। उससे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ताव में आकर ये बोल दिया कि बाला साहब का नाम लिए बगैर जिंदा रहो, पॉलिटिकली जिंदा रख के दिखाओ। सर आपके ध्यान में आया नहीं है शायद, पिछले 10 या 12 दिनों से मैं बारीकी से देख रहा हूँ पेपर में शिंदे साहब के स्टेटमेंट, पूरे मंत्रिमंडल के स्टेटमेंट, मतलब वो तो 2 लोगों का, आमदारों के स्टेटमेंट। सर उन्होंने बाला साहब का नाम लेना छोड़ दिया, नहीं लेते अभी वो नाम बाला साहब का, वो दिघे साहब का लेते हैं। उन्होंने बाला साहब के बदले दिघे साहब का नेम कायम रखा। सर यहाँ तक अभी है कि जहाँ पे बाला साहब के फोटो लगे हुए हैं उनका एक सम्मान है जी करके वो नहीं हटाए जा रहे हैं, मगर जहाँ पे नए सिरे से फ़ोटो लगाने जा रहे हैं वहाँ से बाला साहब फ़ोटो लगाना शिंदे गुट के लोगों ने बंद किया है। परसों थाना में एक शाखा में हटाए नहीं गए मगर नए फ़ोटो लगाए गए। उन्होंने आइडिया क्या किया कि फ़ोटो बदली कर रहे हैं ऐसा दिखाया, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से लेके महात्मा फुले जी से लेके सबके फ़ोटो बदली किए और बड़ी सावधानतापूर्वक, चातुर्यपूर्वक उन्होंने दिघे साहब का बड़ा फ़ोटो बीच में लगा दिया।
और पहले वहाँ पे उद्धव का था, आदित्य का भी था, माँ साहब का भी था। वो तीनों फोटों की जगह 3 अलग अलग लोगों के फोटो लगा दिए। बाला साहब का नहीं लगाया, बाला साहब का भी नहीं लगाया। अभी ऐसा हो गया कि नुकसान किसका हो रहा है? उद्धव का हो रहा है। क्योंकि देखो, ये बाला साहब का नाम लेते थे, वो भले उनकी राजनीति के लिए लेते थे, मगर ऐसा होता था कि बाला साहब की यादें ताज़ी हो जाती थी। और ऐसा हो जाता था कि भाई शिवसेना जो हिंदुत्व और मराठी मानुस का आत्मा है, उससे बाला साहब जुड़े हैं। अब आपने ताव में आकर बोला बंद करो, तो बंद कर दिया। सर, राज ठाकरे ने भी यही किया था। जब उद्धव ने ऐसे ही ताव में आकर, जोश में आकर बोल दिया कि बाला साहब का नाम नहीं लेने का, उनका फोटो नहीं लगाने का, बैनर पे उनका ये नहीं डालने का, उनका नाम नहीं यूज़ करने का, वो राज ठाकरे है। वो बोला अब किसी नाम की मुझे ज़रूरत नहीं, राज ठाकरे नाम काफ़ी है। और उसने फिर अपने फ़ोटो डालना शुरू कर दिया। किसी का महाराज का फ़ोटो, शिवाजी महाराज का फ़ोटो, राष्ट्र पुरुषों के 2-4 फ़ोटो और खुद का फ़ोटो। उसने बाला साहब का नाम भी लेना बंद कर दिया, फ़ोटो भी लगाना बंद कर दिया। क्या नुकसान हुआ उसका? राज ठाकरे रहा, मन से रही। मन से की जो 2009 में उसके 13 उम्मीदवार चुन के आए, उस समय बाला साहब का नाम यूज़ नहीं किया उन्होंने। वो तो अपने बलबूते पर आ गए। अभी भी उनकी जो ताकत है महाराष्ट्र में या और होगी, वो क्या बाला साहब के नाम पर नहीं जीते? अभी बाला साहब के नाम पर जीने वाला एक ही आदमी महाराष्ट्र में बाकी है, वो है उद्धव ठाकरे। वही एक बाकी है। वो ऐसा चिपक के बैठा है कि मेरे पिताजी किसी को दूंगा नहीं, कोई लेना नहीं, मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी है। भाई, कोई भगवान भी होता है। आपके घर में अगर कोई भगवान की मूर्ति मिलती है तो आप ऐसे चिपक के ये मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, ऐसे नहीं करते। आप बोलते ये भगवान है, ये भक्तों का भगवान है जी। तो जितने भी भक्त हैं उनका उसके ऊपर अधिकार। आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके बाकायदा उसका मंदिर बना के सबको बोल के आज से मंदिर खोल दिया। भाई, नासिक का वो काराम मंदिर खोलने के लिए साने गुरुजी ने सत्याग्रह किया कि भी सभी समाज धर्मों के लोगों को प्रवेश होना चाहिए। बाला साहेब एक ऐसी स्मृति है, ऐसी एक देवता है, ऐसा एक दैवत है कि जिसके मंदिर में हर एक उसके भक्तों को प्रवेश ही होना चाहिए। आपने तो ताला लगा दिया। नुकसान किसका हुआ? आपका ही हुआ है, हो रहा है। सर, ये इनका इरादा था शिंदे साहब का पहले कि शिवसेना बाला साहेब ऐसा बोलने का। अब आपने चूं 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 करके बोला कि नहीं, बाला साहब के नाम नहीं लेने का, नहीं लेने का, नहीं लेने का। उन्होंने ऐसा किया कि हमारे पुराण में सम्मान है और इनका आक्षेप है ना, ठीक है, हम नहीं लेते, आप के साथ रखो। अब उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। अभी बाला साहब का प्रतिमा पहले सभा में देखो, अभी वीडियो पे दिखेगा आपको, इसके टीवी के ऊपर देखो। पहले वो जो माल्यार्पण करते हैं ना किसी भी सभा में, तो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये किया जाता था, बाद में महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, कभी कभी शाहू जी का भी ये होता था उसमें। बाद में बाला साहब का फ़ोटो होता था। उद्धव का और आदित्य का तो कब से हट गया था, मगर बाला साहब का फ़ोटो शुरू में वो माला अर्पण करते थे। सर, अभी आप कोई भी स्टेज पे देखो, बाला साहब का फ़ोटो नहीं है। पहले उनके जो पीछे बैनर लगते थे, वहाँ शिंदे साहब और इसके साथ पीछे बाला साहब का एक फ़ोटो, दिगे साहब का एक फ़ोटो रहता था। सर, अभी बाला साहब को इन लोगों की वजह से उन्होंने गायब कर दिया, वो नहीं लेते हैं। सर, ऐसा किसी के नाम लेने नहीं लेने से संगठन चलती है या डूब जाती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सर, ये तो उन्होंने अपने ऊपर आफत ले ली। और ये मंत्रिमंडल के बारे में भी देखो, अभी वो जो अपना सब्जेक्ट है, हम भटक जाते हैं हमेशा। तो उसमें ऐसा है कि शिंदे साहब ने ये सिद्ध कर लिया, साबित कर लिया कि फडणवीस के मुकाबले में वो कहीं कमी नहीं है। वो 9-9 किए वो बात छोड़ो, मगर उन्होंने भी अपने पार्टी के कद्दावर नेता उनको ही लिया। देखो, अपक्ष जो है या छोटे पक्ष है, वो बड़ी ट्याव 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 करते रहते हैं। उनको नहीं लिया उन्होंने। उनको मालूम है बच्चू को दो। अभी उसका आधा पौना घंटे का इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा था कि मुझे उन्होंने बोला है कि भाई अपंग का एक डिपार्टमेंट निकालेंगे, आपको मंत्री करेंगे, दूसरा विस्तार होगा, ये होगा, वो होगा, पर उनके बोलने में दम नहीं था।
वो अच्छे कद्दावर नेता है और उनका एक लोकप्रियता है खुद की ये है, मगर वो छोटे पार्टी के हैं। शिंदे साहब ने सब छोटी पार्टियों को और अपक्षों को बाजू में रख दिया। वो हिम्मत होती है, उनको मालूम है ये नाराज होकर बात करेंगे, डिसीजन। हाँ उनको मालूम है ये बोलेंगे, बोलना है तो बोले। सर अभी तो हालात ऐसे हैं कि इनके 164 है और ये जो अपक्ष है ना वो सब मिलके 10-12 है। शिंदे साहब के साथ तो उसमें 7 या 8 है। सर उनको नहीं लिया, उन्होंने बगावत कर दी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ता है बीजेपी को भी नहीं और इनके नहीं, इन दोनों की मिला के जो है इनमें भी बगावत हो गई समझो कल मंत्रिमंडल पूरा होने के बाद, फिर भी फर्क नहीं है। 145 उनको चाहिए जो है 164 है, 65 है उनके पास अभी, तो 165 में 20 गए और 45 भी रहे तो चली गई। यहाँ पे ऐसी भी सरकारें हुई है कि जो ऐसे पकड़ धकड़ के 145 तक पहुँचती थी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा और मैं उन्हीं को संधि दूंगा जिसकी वजह से मेरी सरकार लोकप्रिय होगी। सर अभी जिन लोगों को उदय सामंत से लेके जिन लोगों को लिया है इन्होंने, शिवसेना की बात कर रहा हूँ मैं, वो सर अपने कार्यकाल में यशस्वी मंत्री रहे हैं। बीजेपी का तो सवाल नहीं, उन्होंने तो ऐसे मंत्री ताकतवर लिए है कि जो प्रूव है। इनका प्रगति पुस्तक जो है वो ऑलरेडी मेरिट में ही है। जो राज्य मंत्री से मंत्री बने हैं वो भी मेरिट वाले, ये सब मेरिट वाले हैं। और शिंदे साहब ने भी जो लिए हैं वो मेरिट में है नहीं है मगर फर्स्ट क्लास में है। शिंदे साहब के फर्स्ट क्लास में, बीजेपी के मेरिट में है। और उन्होंने अभी ये जो ट्यू चल रही है ना, महिला मंत्री ने की, महिला मंत्री ने की, सर उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे पता चला है, किसी महिला को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाना था, राज्य मंत्री बनाना था। और सर 18 मंत्री आप कैबिनेट करेंगे और एक ही महिला को राज्य मंत्री करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, वो शोभादायक नहीं है। तो राज्य मंत्री उनको करना है, और एक नहीं, 2 नहीं, 10 कम से 3 सर पूरा मंत्रिमंडल अभी छोटा सा है ना, तो 3 मंत्रियाँ जो ये बनेगी, महिला बनेंगी। अभी ऐसा है कि सब मिलाकर राज्य मंत्री बता रहा हूँ मैं। हाँ सर, वो तो 10-12 तो रहेंगे, तो 3 महिलाएं रहेगी। और ऐसा है कि जिन महिलाओं को अंदर जाना है उनमें से कोई बोली नहीं है, क्यों? उनको मालूम है ले लेंगे। अभी मैंने मंदा म्हात्रे जी को फ़ोन किया, मैं बोला मंदाताई, फडणवीसने तो आपको बोला था की माझं तुमच्याकडे लक्ष आहे, तुम्ही माझ्या चॉईसमध्ये आहात, आपको लिया नहीं। सर उन्होंने मुझे बताया, वो बोली अनिल जी मुझे बताओ कैबिनेट रैंक के बारे में है ये सब, महिलाओं को मेरे लिए जो बात हो सकती है वो राज्य मंत्री के। अब मेरे अकेले को ले सकते हैं वो बोली गणेश नाईक को बाहर रखा ना, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे को मंत्री पद नहीं मिला तो चलेगा। ये जो नई मुंबई का रावण है उसको उन्होंने सबक सिखाया, मैं खुश हूँ, मेरे को मंत्री पद चाहिए नहीं, अब मेरे मंत्री पद मिल गया, ऐसा ही मुझे लगता है। ऐसा बोला, कौन ने बोला? मंदाताई ने बोला। सर ये ऐसा है कि मंदाताई भी बनेगी ऐसा मुझे लगता है। और ये जो मंत्रिमंडल बना है ना, वो अधूरा होने के बावजूद लोगों के लिए महाराष्ट्र को फ़ायदा होगा। और ये लोग कभी सीरियसली काम करेंगे, इनके इसमें पॉलिटिकली जो डिस्टर्बेंस रहेगा वो शायद बीजेपी से कुछ मुखर नेता हैं जो बक करते हैं उनका होगा। जैसे अभी इसका हो गया है कि मंत्रियों के ऊपर बीजेपी के ही कुछ नेता बात कर रहे हैं, वो गलत है। तो वैसे ही कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा। शिंदे साहब के बारे में भी कल कोई बोलने वाला निकला, चंद्रकांत दादा ही बोल सकते हैं कभी ना कभी, मगर फडणवीस और चंद्रकांत दादा अपने शिंदे साहब मिलकर सरकार एक लोगों को स्थायी भाव रहेगा भाई ये सरकार चलने वाली है, अगले 2.5 साल तक कोई इसको तकलीफ़ नहीं होगी और अपने कल्याण के लिए काम करेगी। ये विश्वास दिलाने के लिए कल का उनका मंत्रिमंडल विस्तार कामयाब रहा। धन्यवाद सत्य जी। तो सत्य जी का ये विश्लेषण रहा महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के विस्तार पर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश भर की राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।